हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। नाम आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर का? डिसीजन थ्योरी। बहुत सारे चैप्टर्स हम सिलेबस के ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्रॉपर रिवीजन करते आ रहे हैं। अगर रिवीजन नहीं करेंगे साथ साथ में तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हर क्लास का रिवीजन टाइमली प्लीज करते रहिएगा। चलिए, न्यू चैप्टर हमें स्टार्ट करना है डिसीजन थ्योरी। यहाँ पर हमें कुछ डिसीजन मेकिंग की बातें करनी है। तो पहले तो हमें यही समझना होगा कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या सीखना है। इसमें हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, जिसमें अभी मैं शॉर्ट में अगर आपसे बात करूं तो डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, और फिर लास्ट में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर डिसीजन ट्री। तो ये अभी मैंने पूरे चैप्टर में क्या सीखना है वो आपसे इतना जल्दी बोल दिया है कि आपको भी लग रहा होगा कि सर क्या क्या बता दिया, हमें पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, सारी चीजें हमें डिटेल में डिस्कस करनी है। एक एक पॉइंट हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले कुछ जनरल टर्म्स इस चैप्टर की लिख लेते हैं। लिखिए मेरे साथ, हेडिंग दीजिएगा। सबसे पहले लिखिए डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से हमारा मतलब क्या है? लिखना स्टार्ट करें। डिसीजन मेकिंग इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। समझो, साथ साथ में डिस्कस भी करते हैं। डिसीजन मेकर के सामने एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऑल्टरनेटिव्स कहिए, एक्ट्स कहिए। अच्छा, उन एक्ट्स में से, उन ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे ज्यादा बेस्ट है, उसे चूज करना, उसे सिलेक्ट करना ही डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, तो यानी यहां पर हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे और हमें बताना पड़ेगा कि डिसीजन मेकर के लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट होगा, प्रॉफिटेबल होगा। आगे लिखें। लिखिए डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करने हैं। अभी मैं इन शॉर्ट आपको कुछ नोटिंग करा रहा हूं, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ ये क्या चीजें हैं। डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी लिखना स्टार्ट कीजिए। देयर इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन there is perfect information of happening oblique not happening of future event, full stop। आगे लिखें।
This is a situation. This is a situation where there is relevant past experience to enable statistical evidence to enable statistical evidence for predicting the possible outcomes. Full stop. This is a case of decision making under सर्टेनिटी. ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना. जहां पर किसी इवेंट के होने या ना होने की परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो और उस परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ हमें डिसीजन लेना पड़े तो हम इसे नाम देते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी. देखो मैंने आगे लिखा भी है. दिस इज ए सिचुएशन वेयर देयर इज रेलेवेंट पास्ट एक्सपीरियंस. पहले से पास्ट एक्सपीरियंस है टू एनेबल स्टेटिस्टिकल एविडेंस. स्टेटिस्टिकल एविडेंस है फॉर प्रिडिक्टिंग द पॉसिबल आउटकम्स कि फ्यूचर में क्या पॉसिबल आउटकम्स अचीव होने वाले हैं. जहां पर एविडेंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, तो उस केस में अगर हम डिसीजन लेते हैं, एक डिसीजन मेकर डिसीजन लेता है, तो हम नाम देते हैं उसे डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी. अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी. डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी. लिखिए there is several possible outcomes. Several possible outcomes, comma, but there is no previous statistical evidence to enable the possible outcomes to be predicted. Full stop. This is a case of decision making under uncertainty. ध्यान से समझना,
यहां पर पॉसिबल आउटकम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है जिससे कि ये प्रिडिक्ट किया जा सके कि हाँ फ्यूचर में क्या आउटकम आने वाले हैं, क्या इवेंट ओकर होने वाली है। वही हमने यहां पर लिखा, पढ़ सकते हैं आप। देयर इज सेवरल पॉसिबल आउटकम्स बट देयर इज नो प्रीवियस स्टेटिस्टिकल एविडेंस टू एनेबल द पॉसिबल आउटकम्स टू बी प्रिडिक्टेड। दिस इज ए केस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। क्लियर है? चलो एक हेडिंग और दीजिएगा, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क लिखिए। रिस्क इज ए सिचुएशन risk is a situation, comma, where a decision maker is neither certain nor uncertain, neither certain nor uncertain about the future state of nature, full stop। thus, comma, there is imperfect information, imperfect information about happening oblique not happening of future events, फुल स्टॉप। ध्यान से सुनना, रिस्क एक सिचुएशन है जहां पर एक डिसीजन मेकर ना तो सर्टेन ही होगा ना ही अनसर्टेन होगा फ्यूचर इवेंट्स के रेस्पेक्ट में कि फ्यूचर में क्या इवेंट होने वाली है, जबकि सर्टेनिटी के केस में हमने कहा था सर्टेन है कि हाँ क्या इवेंट होकर होने वाली है। आगे देखिए इसमें हमने क्या लिखा, दस देयर इज इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन तो है लेकिन परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट हैपनिंग नॉट हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग से रिलेटेड। अच्छा, तो रिस्क के केस में हम डिसीजन कैसे दे सकते हैं, लिखिए इसमें, इन मैथमेटिकल टर्म, इन मैथमेटिकल टर्म्स, कोमा, प्रोबेबिलिटीज may be assigned to happening oblique not happening of future events। रिस्क के केस में मैथमेटिकली हम हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स को प्रोबेबिलिटीज असाइंड कर देते हैं, जिसके बेसिस पर फिर हम डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क कर सकते हैं।
चलो एक बार ब्रीफली फिर से डिस्कस कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी से मतलब जहां पर हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है, स्टेटिस्टिकल एविडेंस है कि हाँ फ्यूचर आउटकम क्या आने वाला है। अनसर्टेनिटी का मतलब पॉसिबल आउटकम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर कोई एविडेंस नहीं है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, यहां पर कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है कि हाँ फ्यूचर में क्या इवेंट होगी, क्या आउटकम आने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में ना ही सर्टन है ना ही अनसर्टन है, इंफॉर्मेशन है लेकिन इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। अगर इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट की, तो उस केस में मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी असाइंड कर दी जाती है हैपनिंग नॉट हैपनिंग को, और उसके बेसिस पर फिर डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, ये जो भी मैंने पॉइंट अभी तक आपके साथ डिस्कस किए, इन्हें एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं, यानी आपको कुछ और बातें समझाने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। ये लीजिए, एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करें। मिस्टर एक्स हैज टू ऑप्शंस ऑन ए पर्टिकुलर डे। ध्यान से सुनना, सुन लेना, कॉपी बाद में कर लेना बेशक। मिस्टर एक्स के पास दो ऑप्शन है एक पर्टिकुलर डे पर, यानी डिसीजन हम ले रहे हैं, अगर मिस्टर एक्स के लिए हमें डिसीजन लेना है, उसके पास एक दिन में दो ऑप्शन है और वो उस दिन के स्टार्टिंग में सोच रहा है कि उसे क्या काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना जरा। वो दो ऑप्शन क्या हैं, उस पर हमें बात करनी है। मैं एक टेबल बनाकर दिखा रहा हूं, इस टेबल को भी हम नाम देंगे थोड़ी देर बाद। अभी मैं लिखूंगा तो आपको लगेगा कि सर ये क्या लिख दिया आपने। ध्यान से जरा प्लीज देखिए, यहां पर होता है स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर। यहां पर हम लिख रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स, जो मिस्टर एक्स के पास ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं, जरा ध्यान देना। उसके पास दो ऑप्शन है, वो टी सेल कर सकता है ड्यूरिंग द डे, वो कोल्ड ड्रिंक सेल कर सकता है ड्यूरिंग द डे। अब वो चाय बेचे या कोल्ड ड्रिंक बेचे, ये ऑप्शन उसके पास है। अच्छा, जरा ध्यान देना, देख लेना जरा प्लीज। एक ऑप्शन सेल ऑफ टी, दूसरा ऑप्शन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर क्या अवेलेबल है? सनी डे, रेनी डे। ध्यान से समझना, सनी डे हमें डिसीजन लेना है आने वाले दिन के लिए, या हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग में हम डिसीजन ले रहे हैं कि ड्यूरिंग द डे उसे क्या सेल करना है। सोचो जरा, अगर सनी डे रहा, सूरज निकला रहा, दिन गर्म रहा और उसने चाय बेचने का डिसीजन लिया, तो उससे उसे प्रॉफिट मिलेगा फॉर एग्जाम्पल ₹300 का। ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। गर्म दिन था, सनी डे था, दिन में उसने चाय बेचने का अगर डिसीजन लिया तो उसे प्रॉफिट अर्न होगा ₹300 का,
पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है कि अगर वो सनी डे में चाय बेचने का काम करता है तो 300 रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर उसने सनी डे में कोल्ड ड्रिंक बेचने का ऑप्शन चूज किया तो उसे प्रॉफिट होगा 1000 रुपीज का। अब उसके पास दो ऑप्शन हैं, दो एक्ट हैं। वो चाय सेल कर सकता है, वो कोल्ड ड्रिंक सेल कर सकता है। सेल ऑफ टी से प्रॉफिट बोल रहा हूं मैं, 300 का प्रॉफिट होगा उसे, और सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक से 1000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो दिन सनी डे नहीं हुआ, बारिश आई उस दिन, बारिश आ गई, अगर रेनी डे रहा और उसने चाय बेची तो उसका प्रॉफिट होगा 1100 रुपीज का। अब प्रॉफिट कितना? 1100। और सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक से उसे प्रॉफिट होगा 500 रुपी का। अब आप समझ लो, अब इतना तो आपको ही पता है, पहले से ही अगर दिन ठंडा है, बारिश आ रही है, तो चाय की सेल ज्यादा होगी, चाय से उसे प्रॉफिट मिलेगा 1100 का। लेकिन कोल्ड ड्रिंक बेचना का अगर उसने डिसीजन ले लिया और रेनी डे रहा तो उसे प्रॉफिट मिलेगा 500 रुपी का। अब ये डिसीजन हमें देना है कि मिस्टर एक्स के लिए क्या बेटर ऑल्टरनेटिव है। सर अब ये कैसे पता चलेगा कि सनी डे होने वाला है या रेनी डे होने वाला है? हम अगर मॉर्निंग में डिसीजन ले रहे हैं या एक दिन पहले डिसीजन ले रहे हैं तो सोचो कल क्या होने वाला है, कल बारिश आएगी या सनी डे रहेगा, हमें कैसे पता चलेगा? अब यही तो प्रॉब्लम है। चलो लिखें। अब रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट, आइडेंटिफाई the best alternative for Mr. X. Identify the best alternative for Mr. X in case of certainty that it will be a rainy day. Identify the best alternative for Mr. X in case of rainy day. Second requirement, identify the best alternative for मिस्टर एक्स। अच्छा, ऊपर हमने एक्स नहीं लिखा है, ऊपर भी एक्स लिख लीजिएगा। बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर मिस्टर एक्स इन केस ऑफ सर्टेनिटी, और नीचे हम लिख रहे हैं आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर मिस्टर एक्स अंडर रिस्क with following probabilities. With following probabilities. अब probability क्या है? Probability of sunny day is equal to 40%. अब आप इसे 0.4 कहें या 40% कहें, बात तो एक ही है। Probability of rainy day is equal to 60%. ध्यान से समझ लेना, एग्जाम्पल मैंने क्या क्रिएट किया है आपके सामने। मिस्टर एक्स के पास दो ऑप्शन है, स्टेट ऑफ नेचर यानी फ्यूचर इवेंट, दो फ्यूचर इवेंट दे रखी हैं। सनी डे हो सकता है, रेनी डे हो सकता है। सनी डे के केस में टी सेल करेगा तो प्रॉफिट 300 का होगा, अगर कोल्ड ड्रिंक सेल करेगा तो 1000 का प्रॉफिट होगा। अगर रेनी डे रहा, टी सेल करेगा 1100 का प्रॉफिट अर्न करेगा, कोल्ड ड्रिंक सेल करेगा तो 500 का प्रॉफिट होगा।
अब हमें फर्स्ट केस का अगर हम डिसीजन देने की बात करें, आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर मिस्टर एक्स इन केस ऑफ सर्टेनिटी दैट इट विल बी ए रेनी डे। सोचो जरा, मेरी बात को ध्यान से सोचो। सर सर्टेनिटी के साथ कैसे पता होगा कि रेनी डे है? सोचो, ध्यान से सुनना। मान लीजिए हम आज की बात करें, आज मॉर्निंग में हम बैठ के पूरे दिन के लिए, पूरे दिन में मिस्टर एक्स को क्या बेचना चाहिए ये डिसीजन लेने वाले हैं। सोचना जरा। मिस्टर एक्स ने देखा, अब आज की अगर हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग में, मौसम तो हमें पता है ना कैसा हो रहा है। हमने देखा, मिस्टर एक्स ने देखा कि पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है, पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अच्छा, वेदर डिपार्टमेंट ने टेलीविजन में न्यूज भी दी है कि आज भी पूरे दिन बारिश होती रहेगी। पॉसिबिलिटी है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश चली रही है, रुकी नहीं रही है। वेदर डिपार्टमेंट ने टेलीविजन में न्यूज में पहले ही और ये भी बता दिया कि आज भी पूरे दिन बारिश होगी। तो सर्टेनिटी के साथ पता चल गया ना, हमारे पास एविडेंस आ गया ना, पिछले 2 दिन से भी पता चल गया और आगे प्रिडिक्शन भी कर दी। किसने? वेदर डिपार्टमेंट ने। तो जो बारिश ही होगी तो उस केस में सर्टेनिटी हो गई। और अगर सर्टेनिटी हो गई, अब मिस्टर एक्स डिसीजन लेंगे कि उन्हें सेल करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक या टी। तो आप बताइए क्या बेचना चाहिए? सर अगर सनी डे नहीं है, रेनी डे की बात कर दी है, तो रेनी डे के केस में टी से हमारा प्रॉफिट होगा इनका 1100 का, और कोल्ड ड्रिंक से प्रॉफिट होगा 500 का। तो सर फिर तो 1100 बेस्ट है। दे तो दिया आपने डिसीजन, हमें यही तो बताना था कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। सेल ऑफ टी का ऑप्शन बेस्ट है, उसके लिए 1100 का प्रॉफिट रन होगा। चलो मैं इसको प्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको, जरा ध्यान से समझना। जब हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, जब फ्यूचर इवेंट के बारे में एक डिसीजन मेकर सर्टेन है, उसके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में स्टेट ऑफ नेचर में अब कोई दो बात रही नहीं गई। दो बात नहीं रह गई का मतलब क्या है? यानी हमारे पास एक ही तो कंडीशन रह गई अब कि सर रेनी डे है। स्टेट ऑफ नेचर में एक ही तो कंडीशन रह गई। अब हम सनी डे के बारे में सोचेंगे ही क्यों, जब हमारे पास पहले ही पता चल गया है कि रेनी डे है। ऑल्टरनेटिव वन, अगर मैं इसे A1 कहूं तो ऑल्टरनेटिव वन क्या है? सेल ऑफ टी। कितना प्रॉफिट था इस ऑप्शन से? 1100 रुपीज का, रुपीज 1100। A2 ऑप्शन क्या है? सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। इससे प्रॉफिट कितना लिखा था हमने? 500 का। ये लीजिए 500। अब जो दूसरा स्टेट ऑफ नेचर सनी डे वाला था उसे इग्नोर कर दो। यानी क्यों? क्योंकि हमें सर्टेनिटी के साथ पता है कि रेनी डे होने वाला है। तो इस केस में बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हुआ? जिससे प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये लीजिए, ये आ गया उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हो गया, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर दी। सिंपल है। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। अच्छा, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। रिस्क के केस में मैंने आपको जब नोटिंग कराई थी तो मैंने आपसे कहा था प्रोबेबिलिटी दी जा सकती है, और देखो रिक्वायरमेंट में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी दी है। ये रही प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे 40%, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे 60%। तो इस केस में हम डिसीजन कैसे देंगे, जरा ध्यान दो। ये देखिए, सनी डे, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी
40%। अब आप इसे 40% लिखें या 0.4 लिखें, बात तो एक ही है। इधर रेनी डे प्रोबेबिलिटी 60% या 0.6। A1 ऑल्टरनेटिव, A2 ऑल्टरनेटिव। सेल ऑफ टी, सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। क्या क्या प्रॉफिट था? ये प्रॉफिट था हमारा 300, 1000, 1100, 500। 300, 1000, 1100, 500। यानी वही जो ऊपर टेबल मैंने आपको क्वेश्चन बनाते समय एग्जाम्पल में दी थी, वही मैंने दोबारा से लिख ली है। हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताना है, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव अंडर रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, इसके लिए हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ध्यान से सुनना, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये लीजिए, टी के ऑप्शन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो। अगर सनी डे है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सर प्रोबेबिलिटी है 40%। प्रॉफिट कितना होगा? 300 का। ध्यान से प्लीज, तो 300 का प्रॉफिट होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%। तो 40% लिखो या 0.4, बात तो एक ही है। प्लस ये टी की बात कर रहे हैं, अगर रेनी डे रहा तो 1100 का प्रॉफिट होगा सेल ऑफ टी से, और प्रोबेबिलिटी है 60%। ये लीजिए 1100 इंटू 0.6, ये कंप्यूट कर लीजिए। कंप्यूट करके बताइए जरा कितना आता है ये। ₹780। सेम इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए अब सेकंड ऑल्टरनेटिव की। एक्सपेक्टेड वैल्यू A2 ऑल्टरनेटिव, यानी हम बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की। बताइए जरा, 1000 का प्रॉफिट होगा अगर सनी डे रहा और सनी डे की प्रोबेबिलिटी है 0.4। 500 का प्रॉफिट होगा अगर रेनी डे रहा और रेनी डे की प्रोबेबिलिटी है 0.6। बताओ जरा ये कितना आ गया? ये आ गया ₹700। ये प्रॉफिट से निकाला है हमने, तो जितना प्रॉफिट ज्यादा, जितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा, उतना मिस्टर एक्स के लिए बेस्ट रहेगा। तो बताइए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या निकल कर आया? किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा आ रही है? ये रही 780। तो यहां पर लिख देते हैं, यानी यही हमारा क्या है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ऊपर टेबल में अगर हम लिखें तो यानी ये वाला हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव नाम दे रहे हैं। समझ आई आपको प्रॉब्लम? सर्टेनिटी का केस है, आपके पास स्टेट ऑफ नेचर एक सिंगल स्टेट ऑफ नेचर आ जाएगी, क्योंकि सर्टेनिटी के साथ हमने बताया था यहां पर कि रेनी डे है। ठीक है, रेनी डे है, सर्टेनिटी के साथ पता है, तो जिससे प्रॉफिट ज्यादा होगा मिस्टर एक्स के लिए वो ऑप्शन बेस्ट है। अगर रिस्क की सिचुएशन है तो रिस्क के केस में आपको दी गई होगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का यूज करते हुए हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, और जहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकाली है हमने? प्रॉफिट से निकाली है, तो जहां पर प्रॉफिट ज्यादा है वो ऑप्शन मिस्टर एक्स के लिए बेटर ऑप्शन है। क्लियर है? इसके साथ, यानी इस एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालना सिखा दिया है कि प्रोबेबिलिटी का यूज करते हुए एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है। कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू पर तो हमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करना ही है। जरा ध्यान देना, आपको यह भी पता चल गया है कि देखिए ये जो हमने टेबल बनाई थी ना, इसे हम नाम देते हैं डिसीजन मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है? मैंने आपको एग्जाम्पल बनाकर दिखा दिया है, तो मैंने साथ में ये भी लिख दिया कि ये क्या है? डिसीजन मैट्रिक्स। डिसीजन मैट्रिक्स कैसे बनती है मैं आपको बता चुका हूं।
ये लो एक बार फिर से बनाकर दिखा देता हूं। ध्यान से प्लीज। ये क्या दिए होते हैं हमें यहां पर? ये दिए होते हैं स्टेट्स ऑफ नेचर। जैसे अभी हमने लिया था ना रेनी डे, सनी डे, और इसकी आपको प्रोबेबिलिटी भी दी जा सकती है। इसे हम कह देते हैं S1, S2, S3, S4। ये S1, S2, S3 और S4 क्या है? ये जैसे हमने अभी दो केस लिए थे ना, सनी डे, रेनी डे, वहां पर हमने एक दिन की बात की थी। ऑल्टरनेटिव्स तो कंपनी के रेस्पेक्ट में अगर हम पूछें तो बहुत सारे हो सकते हैं, स्टेट ऑफ नेचर भी बहुत सारे हो सकते हैं। यहां पर दिए होते हैं हमें ऑल्टरनेटिव्स। जैसे हम कह देते हैं A1, A2, A3, A4, और फिर इनसे रिलेटेड जो भी डेटा हमें दे रखा है वो दे रखा होगा। समझ आ रही है बात? यानी ये डेटा किस चीज का होता है? इसे हम कहते हैं नेट बेनिफिट कह सकते हैं। जो भी, अब ये तो क्वेश्चन में डेटा पर डिपेंड करेगा कि क्या दे रखा है, कॉस्ट भी दे रखी हो सकती है। इन शॉर्ट हम इसे कहते हैं पे ऑफ। क्या कहते हैं? पे ऑफ। ये डेटा के रेस्पेक्ट में लिखा है मैंने, यानी इन सेल्स में क्या डेटा दे रखा होगा उसकी बात लिखी है मैंने यहां पर। ये जो डेटा होगा, और आपने इसमें से बताना होता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव कंपनी के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। यानी आपको सिर्फ मैं मैट्रिक्स बनाकर दिखा रहा हूं कि हाँ, ये मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में आपको दी गई होती है, फिर आपने आइडेंटिफाई करना होता है। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया था जिसके लिए मैंने आपको यहां पर ये मैट्रिक्स देकर बताई थी। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं फिर। चलिए हेडिंग दीजिए जरा, प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं। सर प्रोबेबिलिटी तो हम 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़कर आए हैं। हाँ बिल्कुल वही प्रोबेबिलिटी है, बस क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में प्रोबेबिलिटी यूज करनी है तो इसलिए प्रोबेबिलिटी पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रोबेबिलिटीज किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटीज वो लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटीज आर mathematical expression which is used to denote, probabilities are mathematical expression which is used to denote the likelihood that an event or
state of nature will occur. Probabilities are mathematical expression which is used to denote the likelihood that an event or state of nature will occur. अच्छा, probabilities के रेस्पेक्ट में आपको कुछ नॉर्मल टर्म्स तो मालूम होंगी ही, जैसे लिखिए द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज assigned to each of the possible outcome must be between 0 and 1. ये तो आपको मालूम ही है, किसी भी पॉसिबल आउटकम को जो आप प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। यानी 1% से 100% परसेंटेज में बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉइंट में बात कर रहा हूं। यहां पर 1% से 100% के बीच में होनी चाहिए, या ऐसे कहिए 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। और क्या, आगे लिखो द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज assigned to all the possible outcomes must total 1. जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो भी आपने उन्हें प्रोबेबिलिटी वैल्यूज दी हैं, उन सब का टोटल 1 होना चाहिए। ये तो नॉर्मल टर्म्स हैं, इतना आपको मालूम है। आपने अगर देखा हो तो जो मैंने यहां पर एग्जांपल बनाया था, यहां पर जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी दी थी, क्या इनका टोटल 1 नहीं था? देखना, यहां पर ये था 40% और ये था 60%, यानी 0.4 प्लस 0.6 क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल इवेंट्स क्या थी? 2 थी सिर्फ, सनी डे और रेनी डे। तो यानी यहां पर हमने वही बातें लिखी हैं कि हर पॉसिबल आउटकम को जो प्रोबेबिलिटी दी जाती है वो 0 से 1 के बीच ही होगी, और सभी पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे कुछ और जनरल कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड लिखते हैं। लिखिए ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी का भी मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लिखते हैं लिखिए ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज objective probabilities are established mathematically or compiled from historical डेटा। आपके पास पिछला कुछ डेटा है जिसके बेसिस पर, जिस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, या फिर मैथमेटिकली आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम नाम देते हैं
ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ये लो मैं एग्जांपल लिखता हूं। जैसे हम बात करें टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना, और throwing a dice are the examples of objective probability. Objective probability, एक कॉइन को टॉस करना। अब आप सोचो, कॉइन को टॉस करेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं ना 1/2 करते हुए। अब ये मत कहना सर कॉइन अगर खड़ा हो गया तो बात समझ आ रही है? तो डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं, तो डाइस जिसे हम लूडो खेलने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 से ज्यादा तो कुछ आ नहीं सकता। तो यानी हर चीज को 1 को आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। तो ये क्या है, ये मैथमेटिकल टर्म्स की बात कर रहे हैं। यानी जो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट कर ली जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अगली हेडिंग दो, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, लिखिए, इन बिजनेस डिसीजंस, इन बिजनेस डिसीजंस कॉमा द प्रोबेबिलिटीज are often estimated based on managerial judgment. In business decisions, the probabilities are often estimated based on managerial judgment. यानी जहां पर मैनेजमेंट अपने एक्सपीरियंस, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग किसी स्टेट ऑफ नेचर को कोई प्रोबेबिलिटी असाइंड करता है, तो उसे हम नाम देते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। यानी यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। यहां पर अलग अलग मैनेजर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को अलग प्रोबेबिलिटी दे सकता है, उसका अपना जजमेंट है, जजमेंटल डिसीजन है। तो इस तरह से अगर प्रोबेबिलिटी असाइंड की जाती है, तो हम इसे नाम देते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये लीजिए, लिख देते हैं, द प्रोबेबिलिटी established in the is known as subjective probability. ध्यान रहेगी ये बातें। देखिए, ये थ्योरेटिकल नोट्स के लिए आपके पॉइंट भी बनते जा रहे हैं, थ्योरेटिकल नोट्स भी बनते जा रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हमें अभी देखने हैं। हेडिंग दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ independent events. Probability of independent events.
लिखिएगा। इफ occurrence or non-occurrence of event does not the probability of occurrence of the other event, comma, the two events are said to be independent events। अगर एक इवेंट के ओकर होने या ना होने से दूसरे इवेंट के ओकर होने या ना होने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो उन इवेंट्स को, उन दोनों इवेंट्स को हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मैं भी एग्जांपल के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पढ़ लीजिए एक बार। इफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट, द टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये देखिए जरा, एग्जाम्पल देखते हैं इससे। एग्जाम्पल, सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्रोबेबिलिटी। सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ध्यान देना, और उसकी प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए प्रोडक्ट एक्स की सेल होगी 10,000 रुपीज की, ₹20, ₹30,000। इसकी प्रोबेबिलिटी मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, मान लेते हैं 20%, 50%, 30%, टोटल 100 हो जाएगा। ध्यान से समझना। अच्छा, कंपनी एक्स प्रोडक्ट की सेल करती है जिसकी सेल्स वैल्यू मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के साथ दे दी है, लेकिन कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट एक्स ही सेल नहीं करती है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, सेल ऑफ प्रोडक्ट वाई। एक दूसरा प्रोडक्ट भी है, अच्छा दूसरा प्रोडक्ट भी है, इसकी सेल्स मैं आपको दे रहा हूं ₹5,000, ₹25,000, ₹40,000। इसकी भी मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल 10%, 70% एंड 20%। एक्स की सेल एक अलग इवेंट हो गई, वाई की सेल एक अलग इवेंट हो गई। बात समझ आ रही है? इन दोनों की सेल का आपस में कोई भी लिंक यहां पर नहीं है, तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज भी अलग अलग हैं, तो हम इन दोनों इवेंट्स को यहां पर नाम देंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए जरा। देखिए जरा, प्रोबेबिलिटी दैट सेल ऑफ एक्स विल बी ₹20,000, बताओगे जरा कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी दैट सेल ऑफ एक्स विल बी 20,000, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? सर दे तो रखी है 50%।
20,000 एक्स की सेल 20,000 रुपए की होगी, मैं पूछ रहा हूं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 20,000 रुपए की सेल होगी सर, 50% प्रोबेबिलिटी है, लिख दिया मैंने, इसमें क्या है। ठीक है, इसी तरह देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट सेल ऑफ वाई विल बी रुपीज, प्रोडक्ट वाई की सेल्स 25,000 रुपीज की होगी, प्रोबेबिलिटी बता सकते हो क्या। हाँ सर, ये भी बता सकते हैं। कैसे, ये देखिए रहा, 25,000 की सेल की क्या प्रोबेबिलिटी है, 70%। 70% दिखाई दे रहा है ना आपको। नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना और बताना आप मुझे, प्रोबेबिलिटी दैट सेल ऑफ एक्स will be rupees 20,000, sale of y will be rupees 25,000, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो जरा मुझे। मैंने क्या कहा, सेल ऑफ एक्स विल बी 20,000 एंड सेल ऑफ वाई विल बी 25,000, यानी दोनों इवेंट की बात कर रहा हूं मैं। एक्स की 20,000 की सेल भी होनी चाहिए और वाई की 25,000 की सेल भी होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बताओ। आपको पता है कैसे निकालते हैं, देखना, इसकी 20,000 की प्रोबेबिलिटी थी 50%, मैं इसे 0.5 लिखता हूं, इनटू वाई की 25,000 की प्रोबेबिलिटी थी 70, इन्हें इनटू करना पड़ेगा, कितना आ गया ये 0.35, 35%। अब समझ लेना यहां पर क्या वर्ड यूज किया है हमने, एंड, ये सारा खेल इस एंड का है। दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और हम बात कर रहे हैं एक्स की 20,000 की सेल भी हो और वाई की 25,000 रुपए की सेल भी हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 35%। ठीक है, ध्यान से प्लीज, ध्यान से। अब मैं क्या लिखूंगा, आपसे ही पूछ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी दैट सेल ऑफ एक्स will be rupees 20,000 or sale of y will be rupees 20, और ध्यान से पढ़ा आपने। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने कहा x की सेल 20,000 रुपए की होगी, और, या फिर y की सेल 25,000 रुपए की होगी, और फिर से और लगाया मैंने यहां पर, और यानी और y की 25,000 रुपए की भी, x की 20,000 रुपए की भी और y की 25,000 रुपए की भी होगी। प्रोबेबिलिटी बताइए, पता है आपको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से। x की क्या थी, x की सेल थी, सेल 20,000 के केस में प्रोबेबिलिटी थी 50%, प्लस y की सेल की प्रोबेबिलिटी 25,000 की क्या थी 70%, माइनस x की 20,000 और y की 25,000 दोनों की, ये हमने निकाला था अभी 35%, कितना आएगा ये, प्लस 0.7 माइनस 0.35, ये आ गया 0.85, दैट इज 85%।
दैट इज 85%। सर आपने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया वो हमें समझ आ गया, दूसरा पॉइंट डिस्कस किया हमें समझ आ गया, आपने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया ये भी हमें समझ आ गया, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, है ना। इतना तो आपको पता है ना कि मैं दोनों की अगर कंबाइंडली निकाल रहा हूं, दोनों की मैं बात कर रहा हूं कि एक्स की 20,000 भी और वाई की 25,000 रुपए की भी, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके निकाला। लेकिन सर ये एक्स की 20,000 और वाई की 25,000 और बोथ, इसमें आपने ये ऐड क्यों किया? एक बार को कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर एक बार को ये तो समझ आ गया 0.5 और 0.7 को आपने ऐड किया, लेकिन ये 0.35 को माइनस क्यों किया ये समझ नहीं आ रहा। इसके लिए मैं आपके साथ एक लॉजिक डिस्कस करूंगा। देखो इसका लॉजिक डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना प्लीज। लॉजिक क्या है? एक बार मेरी बात को ध्यान से सोचो, मुझे बताओ केस कितने बनेंगे? केस बनेंगे कितने? केस से मेरा मतलब क्या है? सेल ऑफ एक्स और फिर मैं बात करूंगा यहां से आप यहां पर आपसे प्रोबेबिलिटी की। केस कितने बनेंगे जरा ध्यान देना। हमने एक्स की सेल दी थी 10,000, देखना केस बन सकता है कि सर एक्स की 10,000 रुपए की सेल हो और वाई की 5,000 रुपए की सेल हो। एक्स की 10,000 की सेल हो और वाई की 5,000 की सेल हो, प्रोबेबिलिटी बताना जरा। सर एक्स की 10 वाई की 5, यानी हम कह रहे हैं ये 20% और ये 10%, तो 20 और 10 क्या बनेगा? ये 20% और ये 0.02, दैट इज कितने परसेंट कह सकते हैं इसे? 2%। ठीक है ना। केस ऐसा भी तो बन सकता है कि सर एक्स की तो 10,000 की सेल हुई, लेकिन वाई की कितनी की? वाई का सेकंड हमने दे रखा था 25,000, लेकिन सर वाई की 25,000 रुपए की सेल हुई। केस बना रहे हैं ना हम तो। अगर ऐसी सिचुएशन बनकर आती है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बताओ। सर इधर 20 और इधर 70, एक्स की 10,000 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 20%। वाई की 25,000 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 70%। ये लीजिए, यानी 0.2 इंटू 0.7 कितना आएगा ये? 0.14, दैट इज अगर परसेंटेज में लिखें तो कितना? 14%। और बताइए केस क्या बन सकता है? सर एक्स की 10,000 रुपए की सेल हो लेकिन वाई की 40,000 की सेल हो, इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.2 इंटू वाई की चेक करना, 40,000 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 20%, 0.2 दैट इज 0.04, दैट इज 4%। ठीक है। अब x की चेंज करते हैं। x की 10,000 के बाद कितनी थी? 20,000। x की 20,000 की सेल हो लेकिन y की 5,000 हो, अब प्रोबेबिलिटी बताना। s की 20,000 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 50%, y की 5,000 की 10%। ये लीजिए 50%, 10%, ये क्या बनेगा? 0.05, दैट इज 5%। x की 20,000 हो, y की 25,000 हो, प्रोबेबिलिटी बताइए। s की 20,000 की 50%, y की 25,000 की 70%, 0.35, दैट इज 35%। ठीक है। और क्या केस बन सकता है? x की 20,000 रुपए की सेल हो लेकिन y की 40,000 रुपए की सेल हो, प्रोबेबिलिटी बताइए। 0.50 इंटू 0.20, ये कितना आ जाएगा? 0.10, दैट इज 10%। और भी कुछ केस बन सकता है? हाँ सर,
x की 30,000, y की 5,000, और क्या बनेगा, x की 30,000, y की 25,000, और x की 30,000, y की 40,000। और तो कोई केस बचा नहीं ना, इनके लिए भी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए इसी तरह बिल्कुल। ये आएगा 0.30 इंटू 0.10, दैट इज 0.03, दैट इज 3%। इधर 0.30 इंटू 0.70, 0.21, दैट इज 21%। और लास्ट आया 0.30 इंटू 0.20, 0.06, दैट इज 6%। आप जरा इन सबका टोटल करके देखें, क्या ये टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप देख सकते हैं 2 + 14 + 4 + 5 + 35 + 10 + 3 + 21 + 6 आ रहा है पूरा 100%। अब मुझे बताइए, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, जिसके मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं, ये तो मैंने आपको सारी कंप्यूटेशन करके दिखाई, मैं लॉजिक की बात क्या कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्स की 20,000 रुपए की सेल हो, या फिर वाई की 25,000 रुपए की सेल हो, या फिर दोनों हो, तो मुझे बताओ कौन कौन सा केस बनेगा, जरा ध्यान से। अब दोनों में चेक करते हुए देखते हैं कौन कौन सा केस बनेगा। जरा फर्स्ट केस देखिए, क्या एक्स की 20,000 है, नहीं है, मैं यहां पर देख रहा हूं, मैं यहां पर देख रहा हूं ध्यान से, क्या एक्स की 20,000 है, नहीं है, ये केस बेकार हो गया। सेकंड केस, क्या वाई की 25,000 है, नहीं है, सेकंड केस देखिए, एक्स की 10,000 है, वाई की 25,000 है, हाँ सर ये कवर हो गया। हमने क्या कहा था, या तो एक्स की 20,000 हो, या फिर वाई की 25,000 की हो, या फिर दोनों हो, यही तो हमें निकालना था। अच्छा ये आ गया, तो यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी कंसीडर करेंगे हम। कितनी है ये प्रोबेबिलिटी, ये लो मैं सामने लिख देता हूं, ये प्रोबेबिलिटी है सर 14%, एक बार मैंने और लिख दिया, ठीक है। थर्ड केस में आइए, ना एक्स की 20,000 की सेल है, ना वाई की 25,000 की। फोर्थ केस में आ जाइए, सर यहां पर एक्स की 20,000 रुपए की सेल है, वाई की 25,000 की नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तो कुछ भी एक भी चाहिए ना, कोई भी एक हो, तो यानी ये वाली 5 वाली प्रोबेबिलिटी भी इसके अंदर आ जाएगी। ये लीजिए यहां पर ये 5 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट केस पर आइए जरा, इस वाले केस में सर एक्स की 20,000 की प्रोबेबिलिटी मिल गई, और यहां पर एक्स की क्या है, इसमें तो वाई की भी मिल गई, तो हमने तो कहा तो था चाहे दोनों में से एक हो चाहे दोनों हो, यानी कौन सी प्रोबेबिलिटी, ये 35% भी आ जाएगी। ये लो इस 35% को भी मैंने यहां पर लिख दिया। और देखिए इससे नेक्स्ट केस, सर एक्स की 20,000 की सेल है, यहां पर ये वाला केस कवर हो जाएगा, ये वाला केस कवर हो गया, यानी ये 10% भी हमारे सॉल्यूशन में आना चाहिए। ये लीजिए ये 10% भी आ गया। नेक्स्ट केस देखिए, इसमें एक्स की 20,000 की सेल नहीं है, वाई की 25,000 की सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये केस रह गया। नेक्स्ट केस देखिए, सर एक्स की 30,000 है यानी 20,000 नहीं है, लेकिन वाई की 25,000 है, यानी ये हमारे मेन सॉल्यूशन में आ जाएगा। वाई की 25,000 है, यानी ये 21% की प्रोबेबिलिटी भी हमारे सॉल्यूशन में आनी चाहिए। और देखो लास्ट केस देखो, सर एक्स की 20,000 नहीं है, वाई की 25,000 भी नहीं है, तो बस और तो कुछ बचा नहीं। आपने ध्यान दिया, मैंने सिर्फ कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी को कंसीडर किया है, जहां पर एक्स की 20,000 की सेल हो, या फिर वाई की 25,000 की सेल हो, या फिर दोनों हो, वो प्रोबेबिलिटी को मैंने कंसीडर किया है। अगर ये कंसीडर कर लिया है तो आप जरा इन प्रोबेबिलिटीज का टोटल भी बता दो, ये सब ऐड करके कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 14 + 5 + 35 + 10 + 21,
कितना आ रहा है? 85%। 85%। तो एक बात बताओ, ये 85% अगर यहां पर आ रहा है तो हमने यही तो यहां पर निकाला था। ये कितना निकाला था? 85% ही तो आया था। अब जरूरी है कि मैं इतना बड़ा आपको एक एक केस करके इस तरह बना के दिखाऊंगा? 9 केसेस मैंने बनाए और 9 केसेस बनाकर तब हम इस डिसीजन पर पहुंचे कि सर हाँ, एक्स की 20,000 की सेल हो या फिर वाई की 25,000 की सेल हो या दोनों हो, इनकी प्रोबेबिलिटी 85% है। क्या मैं शॉर्टकट से नहीं निकाल सकता हूं? यहां पर मैंने डायरेक्ट ही निकाल दिया। सर आंसर तो मैच हो गया, लेकिन हमें पता अब भी कुछ नहीं चला कि ये वहां पर आपने माइनस किया है 0.35 को, ये माइनस क्यों किया है? आप मेरी बात को ध्यान से समझो। देखिए माइनस क्यों किया है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब मैंने ऊपर ये कंप्यूटेशन की तो मैंने पहले यहां पर लिया 0.5। आपने ध्यान दिया इसमें क्या कवर हो गया? इसमें ये तीनों केस कवर हो गए, ये वाले, क्योंकि हमने एक्स की सेल 20,000 रुपए की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% दे रखी थी, और मैंने अगर यहां पर डायरेक्टली 50% ले लिया है तो यानी ये तीनों केस कवर हो गए। यानी इसमें ये 5 भी कवर हो गया, ये 35% भी कवर हो गया और 10 भी कवर हो गया, तभी तो टोटल 50% बन रहा है ये। ठीक है। अच्छा, और जब मैंने, ध्यान देना, जब मैंने वाई की 25,000 रुपए की सेल ली, इसकी प्रोबेबिलिटी ली यहां पर ये 0.7, तो सोचो इसमें क्या क्या कवर हुआ। इसमें कवर हुआ, ये वाला कवर हो गया पॉइंट, और ये वाला कवर हो गया पॉइंट, और ये वाला कवर हो गया पॉइंट। अब आप एक बात बताओ, ये वाला केस दो दो बार कवर नहीं हो गया क्या? ऊपर जब हम निकाल रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि सर 0.5 प्लस 0.7, तो ये केस एक बार इसमें भी कवर हो गया और एक बार इसमें भी कवर हो गया। क्योंकि ये दो बार कवर हो गया, इसलिए हमने कहा कि इसमें दो बार कवर हो गया है तो एक बार इसमें से 0.35 माइनस कर दो। जब ये माइनस किया तब ये हमारा आ गया 0.85। क्या आपको लॉजिक समझ आया? एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर मैंने आपको एक एक केस करके दिखाया है, आपको मैंने प्रूव करके दिया कि हाँ ये सर 85% आ रहा है। किसी को ये कंफ्यूजन हो कि सर ऊपर आपने ये -0.35 किया था, ये कैसे किया था? आंसर तो निकल गया, वो तो समझ आ गया हमें, लेकिन ये माइनस क्यों किया था, तो मैं उसका लॉजिक डिस्कस कर रहा हूं। और वो लॉजिक मैंने आपको क्या बताया है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं। जब हम यहां पर 0.5 ले रहे हैं तो इस 0.5 में ये वाला केस, ये केस, ये केस, यानी ये तीनों प्रोबेबिलिटी कंसीडर हो जाती हैं। ठीक है। और जब हम ये y के लिए 0.7 ले रहे हैं तो इसमें ये वाला केस आ रहा है, इसमें ये वाला केस आ रहा है, और उसमें ये फिर से आ रहा है, यानी ये 35 दो बार आ रहा है। और क्योंकि ये दो बार कवर हो जाता है इसलिए हम कहते हैं इसे एक बार यहां पर माइनस कर दो, निकल गया 85%। अब तो समझ आई बात। ये हमने डिस्कस की क्या? अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में आपसे किसी भी तरह से प्रोबेबिलिटी मांगी जाए तो आप निकाल सकते हैं। समझ आया था? क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो बहुत टाइम लगा दिया मैंने इस पॉइंट पर, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए हेडिंग दीजिएगा, लिखना स्टार्ट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अभी हमने डिस्कस क्या किया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लेकिन अब हमने क्या हेडिंग दी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से मतलब है कि हमारे पास दो इवेंट हैं लेकिन दोनों में से कोई एक ही इवेंट ऑकर हो सकती है। लिख लेते हैं इस बात को, लिखिए। इफ द इवेंट्स आर mutually exclusive,
comma, it means that if the events are mutually exclusive, it means that if one event occur, the other event cannot occur. इंडिपेंडेंट में हमने क्या लिखा था? हमने वहां पर क्या लिखा था इंडिपेंडेंट इवेंट में कि एक इवेंट का ओकर होने या ना होने से दूसरे इवेंट की ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, अगर एक इवेंट ओकर होती है तो दूसरी हो ही नहीं सकती है। ये लो फिर से लिख देता हूं, ईदर वन और द अदर event can occur but not both। या तो एक इवेंट ओकर होगी या दूसरी इवेंट ओकर होगी, लेकिन दोनों एक साथ होकर नहीं हो सकती हैं। मैं एक एग्जाम्पल से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ध्यान देना जरा प्लीज। एग्जाम्पल देखो, पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने दो प्रोडक्ट की बात की थी, दोनों प्रोडक्ट्स इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स थे, इंडिपेंडेंट इवेंट थी। अब हम सिर्फ एक की बात करेंगे, ये लो सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स की बात कर लेते हैं। वही एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं दोबारा से, लेकिन अब सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करेंगे, सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना, 10,000 रुपीज की सेल होगी, प्रोबेबिलिटी है 20%। 20,000 रुपए की सेल होगी, प्रोबेबिलिटी है 50%। 30,000 रुपए की सेल होगी, प्रोबेबिलिटी है 30%। टोटल 100% हो जाएगा। सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे बताइए यहां से प्रोबेबिलिटी दैट सेल ऑफ एक्स विल बी ₹20,000। बताओ जरा, प्रोडक्ट एक्स की सेल 20,000 रुपए की होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर इसमें क्या है, ये हमें पता है 50% है। इसी तरह फिर मुझे देखकर बताओ यहां पर सामने, प्रोबेबिलिटी दैट सेल ऑफ एक्स विल बी ₹30,000। ध्यान से, कोई वाई प्रोडक्ट नहीं है यहां पर, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, एक्स ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। अब आप मुझे बताइए कि एक्स प्रोडक्ट की सेल 30,000 रुपए की होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर ये भी दिखाई दे रहा है हमें 30%। बात समझ आ रही है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, क्या यहां पर कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आप? क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी दैट सेल ऑफ एक्स विल बी ₹20,000 एंड ₹30,000। यानी हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट एक्स की सेल 20,000 रुपए की होगी और 30,000 रुपए की भी होगी। एंड बोला है मैंने, प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी दैट द सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स विल बी 20,000 एंड 30,000। क्या पॉसिबिलिटी है कि 20,000 रुपए की भी सेल हो और 30,000 रुपए की भी सेल हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं और एग्जांपल दे सकता हूं आपको। मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, आप कॉइन उछाल रहे हैं और आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। क्या पॉसिबिलिटी है? आप समझकर बताओ। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। आप बात समझ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सर हेड एंड टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी निकालो? पॉसिबिलिटी ही नहीं है ये तो। बात समझ आ रही है? आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर उस डाइस में 2 भी आ जाए और 4 भी आ जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक बार में एक ही चीज तो आ सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा,
जब हम इस तरह की बात करते हैं तो ये कौन सी इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एक इवेंट ऑकर होगी तो दूसरी इवेंट ऑकर हो ही नहीं सकती है। आपको ध्यान है ना, अभी हमने इंडिपेंडेंट इवेंट में दो अलग अलग प्रोडक्ट की बात की थी। जब हमने दोनों अलग अलग प्रोडक्ट की बात की थी तो वहां पर हमने ये प्रोबेबिलिटी भी निकाली थी कि सर एक्स की इतनी सेल होगी एंड वाई की इतने की सेल होगी। वहां पर प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, यहां पर कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। ध्यान रहेगी बात? अच्छा, लेकिन ध्यान से सुनना, क्या ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है? प्रोबेबिलिटी दैट सेल ऑफ एक्स will be rupees 20,000 और rupees 30,000, और बोथ नहीं कह सकता हूं क्योंकि बोथ की तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। वो तो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 20 भी एंड 30 भी, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि सर 20,000 की सेल हो या 30,000 की सेल हो? हाँ, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? सर 20 की है 50 और 30,000 की है 30%, तो ये हो जाएगी हमारी 80%। सर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं कि वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक्स की चाहे सेल 20,000 की हो या 30,000 की हो, तो प्रोबेबिलिटी बता दो। तो 80% प्रोबेबिलिटी ऐसी है ना कि या तो 20 की आ सकती है, 20 नहीं आएगी तो 30 की आ सकती है। यानी फिर से मैं टॉस का अगर कॉइन का एग्जांपल लूं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जीत जाएंगे। आप कब जीतेंगे? मैं कह रहा हूं हेड आए तो भी आप जीतेंगे और टेल आए तो भी आप जीतेंगे। तो बताइए आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए। मैंने क्या कहा? हेड आए तो भी आप जीतेंगे, टेल आए तो भी आप जीतेंगे। तो आप हारेंगे कैसे? आप तो हारेंगे ही नहीं। तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या? सिर्फ 50% टेल की, 50% हेड की, दोनों को ऐड कर दो, पूरी 100% प्रोबेबिलिटी है आप जीतेंगे ही जीतेंगे, निश्चित है। मैं एक जो टॉस है वो सॉरी जो डाइस है उसे थ्रो कर रहा हूं। अच्छा, डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जीतेंगे। कब जीतेंगे? एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए तो आप जीत जाएंगे। हारेंगे कब? जब 6 आएगा तब आप हारेंगे। तो आप बताइए आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 में से 5। 6 में से 5 नंबर अगर आएंगे तो भी आप जीतेंगे। सिर्फ एक चांस है 6 में से कि आप हारेंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 5/6। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां पर क्या किया जाएगा जब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी दैट सेल ऑफ एक्स विल बी 20,000 और 30,000, तो ये ऐड करके 80% आ गया। समझ आ गई? ये तो इजी सा पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा था कि प्रोबेबिलिटी की बात कहां पर की जाती है? जहां पर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, वहां पर हम बात करते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी से हमने अपनी कहानी स्टार्ट की थी, डिसीजन मैट्रिक्स हमने बनाई थी, इससे पहले हमने अंडर रिस्क पर क्वेश्चन बनाकर सोल्व भी किया था। चलो ध्यान देना जरा प्लीज।